हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने लेक्चर में मेंडल के नियम पढ़े थे। प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे क्रॉसिंग ओवर और कुछ लिंग संलग्न लक्षणों के जो प्रकार हैं उनके बारे में। ठीक है, हमने कल लिंग संलग्नता को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर और उससे आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि जीन विनिमय एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के जो छोटे छोटे जो सेगमेंट होते हैं, गुणसूत्रों के जो खंड होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि गुणसूत्र के जो खंड हैं वो आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह क्रिया जिसमें गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है, वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, यानी कि जीन विनिमय कहलाता है। यह प्रक्रिया युग्मकों के निर्माण के समय होती है, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहे होते हैं, यानी कि माता की जनन कोशिका और पिता की जनन कोशिकाओं का जब निर्माण हो रहा होता है तब ये प्रक्रिया होती है। यानी कि तब कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तब होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जब भी किसी जनन कोशिका का निर्माण होगा तब वहां पर हमेशा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ही होगा। ठीक है, तो यह आनुवंशिक विभिन्नताओं का मुख्य कारक है। अब विभिन्नता कैसे? माता और पिता में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि माता से भी 46 गुणसूत्र आ जाए, पिता से भी 46 गुणसूत्र आ जाए, तब तो एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आधे लक्षण पिता से और आधे लक्षण माता से आते हैं। यही कारण है विभिन्नता का। ठीक है, यह आनुवंशिक विभिन्नताओं का मुख्य कारक है। इससे नए रिकॉम्बिनेंट तैयार किए जाते हैं, इससे नए संयोजन, रिकॉम्बिनेंट मतलब संयोजन तैयार किए जाते हैं, समूह तैयार किए जाते हैं, संयोजन होते हैं। ठीक है, तो दो जीनों के बीच का क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज। अब इसका जो एक फॉर्मूला होता है क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता निकालने के लिए, इसको संलग्नता की शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो दो जीनों के बीच क्रॉसिंग ओवर का प्रतिशतता उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है। यानी कि दो जो जीन हैं उनकी अगर हम संलग्नता की शक्ति निकालेंगे तो उन दोनों जीनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो उसके समानुपाती होता है। ठीक है, सॉरी, उनकी डिस्टेंस के बीच के जो उनकी जो दूरी होती है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लिंग संलग्नता के प्रकार। क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ लिया, अब इसमें लिंग संलग्नता के प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिंग संलग्न जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। सीधी बात है, जब लिंग संलग्न जीन है वो लिंग गुणसूत्रों पर ही स्थित होंगे। ठीक, लिंग संलग्न जीनों की स्थिति के आधार पर, अब इनकी स्थिति के आधार पर कि कौन से गुणसूत्र पर स्थित है, एक्स पर है या वाई पर है, उनकी स्थिति के आधार पर इसके डिवाइडेशन है, इसको बांटा गया है। ठीक है, निम्नलिखित भागों में बांटा गया। इसका जो पहला टाइप है, पहला जो प्रकार है वो डायैंड्रिक लिंग संलग्न लक्षण। डायैंड्रिक लिंग संलग्न लक्षण, इसमें क्या होता है, इसके जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से एक्स गुणसूत्र पर, इसको देखते हैं। इन लक्षणों के जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर, असमजात भाग पर, असमजात मतलब जो सेम ना हो। ठीक है, इन लक्षणों के जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं। ऐसे जीन पिता से पुत्री, ध्यान से देखें, ऐसे जीन पिता से पुत्री तथा पुत्री से उसके पुत्र, सॉरी यहां पर पुत्र आएगा, ठीक है, ऐसे जीन पिता से पुत्री तथा पुत्री से उसके पुत्र में, यानी कि एक पिता है, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो ऐसे जीन मुझसे मेरी बेटी में और मेरी बेटी से उसके बेटे में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको एक बार। इन लक्षणों के जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे जीन पिता से पुत्री तथा पुत्री से उसके पुत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। अब क्रिस क्रॉस का मतलब इसी लाइन से है, यानी कि पिता से पुत्री में, ठीक है, मेल से फीमेल में, फिर पुत्री से फिर पुत्र में, यानी कि मेल से फीमेल और फीमेल से फिर मेल। यहां पर ये क्रॉस जो हुआ है इसलिए इसको नाम दिया क्रिस क्रॉस। ठीक है, इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं, जैसे वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। अब इस लक्षण तो जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो उसका नाम है वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ब्लैक पेन से एक लाइन पॉइंट आउट की है, इसको ध्यान से देखिएगा। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं,
सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जिनमें से 44 गुणसूत्र दैहिक तथा 2 गुणसूत्र लैंगिक होते हैं। जिनमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो दैहिक होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो शेष 2 रहेगा वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। वो ये डिटरमाइन करेंगे, वो ये प्रदर्शित करेंगे कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो वर्णांधता है उसके बारे में समझते हैं कि वर्णांधता क्या चीज है। देखो, वर्णांधता को इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के जिसमें ये लक्षण प्रकट होगा, उस व्यक्ति को रंग में विभेद करने की जो शक्ति होती है वो नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे कलर की एक पेंटिंग बनी हुई है, उसमें बहुत सारे कलरों का यूज हुआ, तो अगर जिस कलर की, मान लीजिए रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस है उसको, या ग्रीन कलर की है, या फिर लाल ग्रीन दोनों है, तो उसको वो कलर जो होगा वो उसमें अंतर नहीं कर पाएगा कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है इसमें। देखो, जब व्यक्ति में कुछ रंगों में अंतर करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, जब व्यक्ति में कुछ रंगों में अंतर करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो इस स्थिति को वर्णांधता कहते हैं। यानी कि वो ये पहचान नहीं पाएगा ये कलर कौन सा, दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन लाल हरी वर्णांधता अधिक पाई जाती है। देखिए, ये कई प्रकार की होती है, वैसे तो कई सारे टाइप्स होते हैं इसको, लेकिन लाल और हरी वर्णांधता अधिक पाई जाती है। जो कॉमन पाई जाने वाली, जो इसका जो कलर ब्लाइंडनेस का जो सिम्टम है, जो कॉमनली पाया जाता है, वो लाल और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, अधिक पाई जाती है। अब ये जो है एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, यानी कि असमजात एक्स गुणसूत्र के किसी पार्ट पर इसके जीन जो होते हैं। अब एक्स गुणसूत्र पर एक सामान्य जीन पाया जाता है, सिंपल है, एक्स गुणसूत्र पर एक सामान्य जीन पाया जाता है जो रेटिना में रंग संबंधी कोशिकाओं के निर्माण को, जो रेटिना में, हमारा जो रेटिना है आंख का, जो रेटिना में रंग संबंधी यानी कि रंग संवेदी कोशिकाओं को जो डिटरमाइन ये करेंगे कि कलर को डिटरमाइन करेंगे, कौन सा कलर दिखेगा, ठीक है। तो वो जो सेल होती हैं जो ये सेंस कर पाएंगी, जो संवेदना कर पाएंगी, यानी कि संवेदना क्रिएट करेंगी देखने के लिए कि ये लाल रंग है, ठीक है। इस तरह की जो संवेदनशीलता को उत्पन्न करेंगी, उन कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। उन कोशिकाओं का जो निर्माण है वो नियंत्रित करता है। कौन सा जीन? एक विशेष प्रकार का जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, ठीक है। निर्माण को नियंत्रित करता है, जिसमें कमी होने से, जिसमें कोई भी कमी आ जाती है, वो विकृत हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो उसमें, तो क्या होता है, तब ये लक्षण प्रकट होता है, ये लक्षण प्रकट, ठीक है। अब आगे चलते हैं हीमोफीलिया पर, ठीक है। हमारा जो वर्णांधता था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे कंप्लीट करते हैं हीमोफीलिया को। अब हीमोफीलिया क्या है, देखिए ये जो रोग है हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें अगर किसी व्यक्ति के चोट लग जाए तो रुधिर बहता रहता है, यानी कि वो रुधिर का थक्का नहीं जमता, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से रोगी की जो है, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ये जब हवा के संपर्क में आता है तब ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ये जब हवा के संपर्क में आता है तो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ठीक। लेकिन इस प्रॉब्लम में जब ये लक्षण प्रकट होता है, हीमोफीलिया जब लक्षण प्रकट होता है, तब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है इसका निर्माण ठीक से नहीं हो पाता। अब ठीक से निर्माण ना हो पाने की वजह से दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जिससे खून की जो क्लॉटिंग है, ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो ठीक से हो नहीं पाती है, डेथ हो जाती है। रेयर केस में डेथ होती है, ठीक है। देखिए, इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता, ठीक है। इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता, लगातार खून बहते रहने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। लगातार खून बहते रहने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। इसका जो नाम है वो उसको ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है सॉरी, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, पहली बार इस रोग की शुरुआत उन्हीं में हुई थी। ये म्यूटेशन की वजह से हुआ था, ये परिवर्तन की वजह से हुआ। आगे हम चलेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में उत्परिवर्तन के बारे में, ठीक है।
तब वहां पर समझेंगे वो म्यूटेशन को। तो इसकी जो शुरुआत है वो महारानी विक्टोरिया से हुई थी तथा इसे हेल्डाने ने खोजा था। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो हेल्डाने नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। हीमोफीलिया के रोगी में एक आवश्यक पदार्थ की कमी के कारण थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्रोटीन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ठीक से नहीं बन पाता। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हेपेरिन प्रोटीन की सहायता से। थ्रोम्बोप्लास्टिन ठीक से नहीं बन पाता। ये रोग दो प्रकार का होता है। इसके टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप होते हैं, हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी। इसके जो टाइप होते हैं वो हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी होते हैं। अब इसकी जो रेयरनेस के आधार पर है, एक जो है वो हीमोफीलिया ए जो है वो 5000 में से एक को होता है। हीमोफीलिया जो टाइप 2 है यानी कि हीमोफीलिया बी जो है वो 30,000 में से एक को होता है। अब आगे इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, चलिए। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट, इसका जो सेकंड टाइप है, सेकंड पार्ट है होलेंड्रिक या बाइसैलग्न लक्षण। ठीक है, पहला वाला था डायेंड्रिक, अब ये है होलेंड्रिक। इसमें क्या होता है? इस लक्षण के जीन जो होते हैं वो उसके जो जीन है वो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होलेंड्रिक या बाइसैलग्न लक्षण है, इसके जो जीन है वो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमने पहला वाला पढ़ा था डायेंड्रिक में, उसमें क्या था? उसमें जो जीन, उसमें जो लक्षण के जो जीन थे वो एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जा रहे थे। इसमें वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इन लक्षणों के जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। ऐसे लक्षणों की वंशागति पुरुषों से पुरुषों में होती है, यानी कि पिता से सीधे पुत्र में होती है। ऐसे लक्षण जो होते हैं उनकी वंशागति पिता से सीधे पुत्र में होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसा लक्षण है, जिस तरह आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं, जो जेंट्स की बात में कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ, उनमें क्या होता है? उनके कान पर बाल होते हैं, है ना, कान पर उनके बाल उगे होते हैं। तो इस लक्षण को क्या कहते हैं? हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस, पुरुषों में कानों का हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स वाई संलग्न वंशागति। अब ये एक्स वाई संलग्न लक्षणों की वंशागति कह लो या फिर एक्स वाई संलग्न लक्षण कह लो, दोनों का अर्थ जो है वो एक ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जीन्स, वो जीन जो एक्स वाई व गुणसूत्र, एक्स व वाई गुणसूत्र के समजात भाग पर स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जो एक्स और वाई जो अलग अलग पढ़े हैं उसमें असमजात खंडों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स वाई संलग्न लक्षण है इसमें समजात खंडों की बात हो रही है। ध्यान से देखना, समजात खंडों की बात हो रही है। ठीक है, तो जीन जो एक्स व वाई गुणसूत्र के समजात भाग पर स्थित होते हैं वो एक्स वाई संलग्न जीन कहलाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। अब इसमें देखिए जीन जो एक्स व वाई गुणसूत्र के समजात भाग पर स्थित होते हैं एक्स वाई संलग्न जीन कहलाते हैं तथा इनकी वंशागति, ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड होना है? तथा इनकी वंशागति एक्स वाई लिंग संलग्न वंशागति कहलाती है, या फिर इन जीन से जो लक्षण प्रकट होते हैं वो एक्स वाई लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिन लोगों में ये लक्षण प्रकट होते हैं उनको सनलाइट से बहुत एलर्जी होती है, सूर्य के प्रकाश से बहुत एलर्जी होती है, तथा इनमें क्या होता है? इन लोगों में स्किन कैंसर की, स्किन जो कैंसर है उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सूरज की जो सनलाइट होती है, जो सूरज का प्रकाश होता है, उससे इन लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है, दूसरा है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या है? इसमें जो किडनी नेफ्रॉन जो होते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, जो किडनी की जो फंक्शनल इकाई है नेफ्रॉन जिसको कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि थोड़ा कह सकते हैं उसमें थोड़ा जलन जैसी होती है। ठीक है, इस रोग में। अब इससे क्या होता है कि किडनी अफेक्टेड होती है सीधा सीधा, तो किडनी की प्रॉब्लम है नेफ्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है अलिंग गुणसूत्र संलग्न लक्षण। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसके जो प्रकार होते हैं लिंग संलग्न लक्षण के, किसी बुक में 4 है, किसी में 5 है, तो किसी में 3 भी है। ये जो अलिंग गुणसूत्र संलग्न लक्षण है इसको इसमें कहीं ऐड किया गया है किसी बुक में, और किसी बुक में ऐड नहीं किया गया है।
तो आप चाहो तो ऐड कर लो तब भी ठीक है, ना ऐड करो तब भी ठीक है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, चाहे तो ऐड कीजिए या फिर मत कीजिए, दोनों ही ठीक है। अलिंग गुणसूत्र सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? अब वैसे तो देखो एक्स और वाई ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, तो एक्स वाई का हमने साथ में भी पढ़ लिया, एक्स वाई का अलग अलग पढ़ लिया, समजात खंड भी पढ़ लिया, समजात खंड भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इनको एक बार और देख लो। अलिंग गुणसूत्र सहलग्न लक्षण ये क्या होते हैं कि कुछ विकार उत्पन्न करने वाले जीन्स, कुछ विकार उत्पन्न करने वाले जीन्स अलिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। वो गुणसूत्र जो लिंग को प्रदर्शित ना करें, ठीक है, लिंग गुणसूत्र के अलावा जो गुणसूत्र हैं यानी कि दैहिक गुणसूत्र, ठीक है, कुछ विकार उत्पन्न करने वाले जीन्स अलिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक है, इनकी वंशागति जो होती है वो अलिंग गुणसूत्र सहलग्न लक्षणों की वंशागति कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे गंजापन, ठीक है, बाल होना, गंजापन, सींगों का विकास, बहुत रेयर है ये, तो आपको सुनकर थोड़ा पढ़कर हंसी भी आ रही होगी कि आजकल के सामान्य जो आजकल का जो समय है उसमें सींगों का विकास कैसे हो सकता है, तो कुछ लोगों में ऐसा हो भी जाता है, रेयर है सींगों का विकास। फिर आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है? फिनाइल एलेनिन एक पदार्थ होता है, केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में बनता है। इसके लिए एक एंजाइम होता है, हमारा बॉडी में, हमारे लीवर में एक एंजाइम बनता है इसको खत्म करने के लिए। लेकिन जब ये खत्म ना हो तो इससे ये जब शरीर में इकट्ठा होने लगता है, जब एंजाइम वो नहीं बन पाता, तब ये फिनाइल एलेनिन जो केमिकल है वो बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। इससे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चल पाता, चलने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया में क्या होता है? इसमें भी एक केमिकल का ही योगदान होता है। इसमें क्या होता है? जो यूरिन होता है यानी कि जो पेशाब होता है वो हवा के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है, इस रोग के लक्षण में। ठीक है, इसको हम आगे ब्रीफली थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके इसको पढ़ेंगे आगे, जब मैं आनुवंशिक विकार पढ़ाऊंगा तब इसको पढ़ा दूंगा अलग से। दात्र कोशिका अरक्तता, ये एक प्रकार का एनीमिया है, यानी कि खून की कमी। एनीमिया का सीधा सीधा मतलब होता है खून की कमी। दात्र कोशिका अरक्तता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। देखिए ये जो दात्र जो है ना, ये दात्र जो शब्द है, दात्र ये शुद्ध हिंदी का शब्द है। इसको सामान्य हिंदी में कहेंगे हम हसिया। हसिया देखा हो ना अपने घर में, छुरी के जैसे जो एक औजार है, छुरी की कैटेगरी का, छुरी के परिवार से जो बिलोंग करता है, हसिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिकल। तो इसमें जो आरबीसी हैं, हमारे ब्लड की, हमारे खून की, रक्त की जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं, वो वैसे तो उभय अवतल होते हैं, कॉनकेव होती हैं, लेकिन जब ये रोग होता है तो उसमें वो हसिये के आकार की हो जाती है। अब हसिये के आकार की हो जाने से वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर ठीक से नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक, अगला है थैलेसीमिया। ठीक है, ये हमने पढ़ा, सींगों का विकास, फिनाइल कीटोन्यूरिया, गंजापन, एल्कैप्टोन्यूरिया, ये हम सारा आगे भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए तब तक आगे की जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें हम कवर करेंगे। थैंक यू।